आज जिस टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है उसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस, कि जिनको इसकी वजह से बार बार ऑपरेशन और सर्जरीज करवानी पड़ती हैं और उसके बावजूद ये सिस्ट का मसला कभी भी हल नहीं होता। और अगर मरीज़ को दर्द बहुत ज़्यादा नहीं है और हमल का या कोई ऐसा मसला नहीं है तो उस केस में हम इन पेशेंट्स को सिर्फ अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। अल्ट्रासाउंड 3 से 6 महीने के बाद रिपीट करते हैं, लेकिन कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल है और मैं ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है उसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस ख़वातीन की वो बीमारी है कि जिसमें नलों यानी कि ओवरीज के ऊपर खून से भरी हुई थैलियाँ या सिस्ट नमूदार हो जाती हैं और ये सिस्ट किसी भी उम्र में आ सकती हैं, 16 से 18 साल की उम्र में भी और 30 से 35 साल की उम्र में भी। काफ़ी ख़वातीन में इन सिस्टों का कोई साइन या सिम्टम नहीं होता और उनको सारी ज़िंदगी ये मालूम नहीं होता कि उनको ये लाहक है। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनमें इन सिस्टों की वजह से पीरियड्स में शदीद पेन आना शुरू हो जाती है, या अगर वो ख़वातीन शादीशुदा हैं तो उसके दौरान उनमें जल्दी हमल नहीं ठहर पाता। ये एक ऐसी कॉमन कंडीशन है जो कि हमें अपने काफ़ी मरीज़ों में नज़र आती है और इसमें मरीज़ भी बहुत परेशान होता है क्योंकि कई बार वो दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है और मरीज़ों को हस्पतालों में भी दाखिल होना पड़ता है इसके इलाज के लिए। और कुछ ऐसी भी ख़वातीन होती हैं कि जिनको इसकी वजह से बार बार ऑपरेशन और सर्जरीज करवानी पड़ती हैं और उसके बावजूद ये सिस्ट का मसला कभी भी हल नहीं होता। एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली जेनेटिक्स की वजह से यानी कि ख़ानदानी या मौरूसी असबाब की वजह से होती है। ये 6 गुना ज़्यादा कॉमन है उन ख़वातीन में जिनके ख़ानदान में किसी और को एंडोमेट्रियोसिस हो। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस की कोई एक वजह हमें मालूम नहीं है, यानी कि ये पहले से कभी भी पता नहीं किया जा सकता कि किस खातून को एंडोमेट्रियोसिस होगी और किस खातून को नहीं होगी। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि काफ़ी ख़वातीन में इसका कोई सिम्टम नहीं होता। अमूमन अगर इन सिस्टों का साइज़ छोटा हो तो हम इस केस में कोई भी इलाज ऑफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार सिस्टों के ग्रो करने का साइज़ इतना स्लो होता है कि उनकी मरीज़ की हेल्थ के ऊपर कोई असरात नहीं होते। और अगर मरीज़ को दर्द बहुत ज़्यादा नहीं है और हमल का या कोई ऐसा मसला नहीं है तो उस केस में हम इन पेशेंट्स को सिर्फ अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। अल्ट्रासाउंड 3 से 6 महीने के बाद रिपीट करते हैं, लेकिन कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं होती है। एंडोमेट्रियोसिस एक बिल्कुल बीनाइन स्टेट है, इसका कभी भी किसी शक्ल में भी कैंसर में मुंतकिल नहीं होती है। सो इसलिए हर मरीज़ को इसके इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर मरीज़ को पीरियड्स के दौरान शदीद पेन लाहक हो तो उनका इलाज ऐसी अद्वियात से किया जा सकता है कि जो काफ़ी हद तक मौसर होती हैं। इसमें सबसे पहले आ जाती हैं दर्द रिड्यूस करने वाली अद्वियात, जिस तरह के आइबुप्रोफेन है या नेप्रोक्सिन सोडियम है या इवन कई केसेस में पैनाडोल है। हर मरीज़ को एक ही दवाई सूट नहीं करती और कई बारी कई दवाइयों पे डिफरेंट दे के तजर्बा करना पड़ता है कि कौन सी मरीज़ को कौन सी दवाई सूट करेगी। ये दवाइयाँ अमूमन दर्द के शुरू होने पे स्टार्ट की जाती हैं और 3 से 5 दिन तक अमूमन लेनी पड़ती हैं। इन दवाइयों के इस्तेमाल में सबसे बड़ा मसला ये है कि ये मैदे की तेज़ाबियत को बढ़ाती हैं। सो हमारी कोशिश होती है कि इन दवाइयों को कम से कम अरसे के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर ये दवाइयाँ थोड़े ज़्यादा अरसे के लिए देनी पड़े तो उनके साथ ऐसी अद्वियात भी देनी पड़ सकती हैं जो कि मैदे की तेज़ाबियत कम करती है। अगर सिस्टों का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो और वो दवाइयों को रिस्पॉन्ड ना कर रही हो या मरीज़ को हामिला होने में मुश्किलात पेश आ रही हो तो कई बारी इनके लिए सर्जरी भी करनी पड़ती है। लेकिन जब हम ये सर्जरी ऑफ़र करते हैं तो हम मरीज़ की ओवरीज यानी कि नल को हत्तल वसा बचाने की कोशिश करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि बच्चेदानी को, नलों को और ट्यूब्स को हमारी सर्जरी से किसी तरह की ज़ख्म ना पहुँचे।
बल्कि अगर ट्यूबों में थोड़ा बहुत टेढ़ापन आया हो या ट्यूबों के कुछ मसाइल हों तो इन सिस्टों को निकालने के दौरान उन मसाइल को भी हल किया जा सकता है। और इनमें से काफ़ी मरीज़ ऐसे हैं कि जो ये प्रोसीजर करवाने के बाद बच्चे पैदा कर सकते हैं और खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं कि जिनमें बदकिस्मती से ऑपरेशन के बाद ये सिस्टें फिर नमूदार हो जाती हैं। ये अमूमन रिस्क 40% होता है अगले आने वाले 5 सालों में। अगर मरीज़ की उम्र कम हो या पहली बारी सर्जरी बहुत अच्छी तरह ना की हो तो एंडोमेट्रियोसिस के सिस्टे वापस आने का रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरी बार अगर एंडोमेट्रियोसिस आ जाए तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम सर्जरी के अलावा काम चलाने की कोशिश करें और हमारी कोशिश होती है कि दवाइयों से इनको ट्रीट करें। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखिए, अगर मरीज़ बच्चा पैदा करना चाहती है तो फिर एंडोमेट्रियोसिस का इलाज दवाइयों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अद्वियात बच्चे की पैदाइश का अमल रोकती हैं और मरीज़ के हामला होने में और ज़्यादा मुश्किलात पैदा करती हैं। और जो एंडोमेट्रियोसिस की अपनी अद्वियात है ये अमूमन 6 माह तक लेनी पड़ती हैं और उसके बाद भी 2 से 3 माह उस औरत के जिस्म में इन अद्वियात के असरात मौजूद रहते हैं। सो अगर औरत हामला होना चाहती है तो तब इन दवाइयों का इस्तेमाल उसके लिए ठीक नहीं है। हमारे कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं कि जिनमें हम सिस्टों को भूल के तो बच्चा पैदा करने की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिससे मेरी मुराद ये है कि इनफर्टिलिटी के जो भी तरीका इलाज है, यानी कि गोलियां देना या इंजेक्शन से इलाज करना या IUI ऑफ़र करना या इवन टेस्ट ट्यूब ऑफ़र करना, ये सारी की सारी चीज़ें एंडोमेट्रियोसिस की मौजूदगी में भी की जा सकती हैं। आजकल के दौर में कोई वजह नहीं है कि एक औरत जो कि बच्चा पैदा करना चाहे उसको सिर्फ इन इलाजों से रोका जाए कि वो एंडोमेट्रियोसिस के मर्ज़ का शिकार है। और बच्चा पैदा करने से कई बारी एंडोमेट्रियोसिस की शिद्दत में वैसे ही कमी लाहक हो जाती है। सो गो के ये एक कॉमन बीमारी है, गो के मरीज़ों को इस मर्ज़ के साथ बड़े साल तक रहना पड़ता है, लेकिन कोई वजह नहीं है कि अच्छे इलाज के साथ इन मरीज़ों की ज़िंदगी को खुशगवार बनाया जा सके, उनकी मदद की जा सके कि वो बच्चे पैदा करें और उनकी इस दर्द से जान छुड़ाई जा सके। सो अगर आपको कभी शक पड़े कि आपके पीरियड्स के साथ दर्द ज़्यादा है या आपको हामिला होने में मुश्किलात पेश आ रही हों तो आपको चाहिए कि आप एक मुस्तनद डॉक्टर से करीबी अपना इलाज करवाएं और अपने टेस्ट करवाएं, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स में बैठना और वक्त देना कई बार ज़्यादा मुश्किलात का बायस बनता है। खुदा हाफिज़।